नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। 22 जिले 22 खबर की शुरुआत करते हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के यूथ रेड क्रॉस और हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के संयुक्त में यूथ फॉर नेशन कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्थित कम्युनिटी इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान युवाओं को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने मंत्र दिया कि व्यक्ति को युवा मस्तिष्क से होना चाहिए। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में यूथ रेड क्रॉस व हरियाणा उच्चतर शिक्षा परिषद के संयुक्त तत्वाधान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल महामहिम बंडारू दत्तात्रेय, जाने माने शिक्षाविद प्रोफेसर वी के कुठियाला, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने शिरकत की। इस अवसर पर अपने संबोधन में महामहिम राज्यपाल ने युवाओं व उपस्थित लोगों को मूल मंत्र दिया कि युवा शक्ति शरीर से होती है, ना कि उम्र से, क्योंकि मस्तिष्क स्वस्थ होगा तो उम्र इसमें बाधा नहीं बनेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया कार्यक्रम का उदाहरण देते हुए युवाओं से दौड़ व योगा करने की सलाह भी दी। उन्होंने लड़कियों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि वो खेलों की तरफ ज्यादा अग्रसर हैं। यही कारण है कि वो पुरुषों के मुकाबले 21 साबित हो रही हैं। यह कार्यक्रम युवाओं में नई प्रेरणा व ऊर्जा का संचार कर गया। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और सिरसा के पंचायत भवन में जिला कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने की। आज मासिक बैठक में कुल 16 शिकायतें रखी गई थी, जिसमें 11 शिकायतें पुरानी थीं। आज 9 शिकायतों का मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने निपटारा भी कर दिया, जबकि 7 शिकायतें अभी भी पेंडिंग रखी गई हैं। देखिए रिपोर्ट। सिरसा के पंचायत भवन में आज जिला कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के शहरी निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने की। इस मौके पर 16 शिकायतें उनके सामने रखी गई, जिनमें से 9 शिकायतों का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया, जबकि 7 शिकायतें अभी भी पेंडिंग पड़ी हैं। इस कार्यक्रम से पहले भाजपा के नेताओं ने सिरसा में अफसरशाही हावी होने का दुखड़ा उनके सामने रोया, जिसके बाद मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सिरसा जिले के जो भी भाजपा नेता उनके सामने समस्याएं रखते हैं, अधिकारी तुरंत उनका निपटारा करे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए हरियाणा के शहरी निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि पिछले दिनों पंजाब सरकार द्वारा पेंशन के मामले को लेकर जो कटौती की गई है, उसे हरियाणा सरकार द्वारा पहले ही 2 साल पहले ही लागू कर दिया था। इसलिए पंजाब सरकार पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि पेंशन के मामले को लेकर पंजाब सरकार झूठी वाहवाही लूट रही है, बल्कि हरियाणा सरकार ने उसे 2 साल पहले ही लागू कर दिया था। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और वह रेवाड़ी में जड़ौली आश्रम की संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद महाराज की पुण्यतिथि पर आयोजित शोक सभा में बाबा रामदेव पहुंचे और श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान उन्होंने कुमारी शैलजा के इस्तीफे की खबरों पर कहा कि शैलजा सुलझी हुई नेता है, सोच समझकर फैसला लेंगी। साथ ही अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर उन्होंने कहा कि ये चीज जायज है। बाबा रामदेव ने कहा कि सरकार इस पर विचार जरूर करे। वही रामनवमी पर कई जगह हुई हिंसा को लेकर कहा कि ऐसी घटनाओं से देश का माहौल खराब होता है, हिंसा हमारी संस्कृति में नहीं है। जितने भी हमारे मंत्री यहाँ पे पधारे हैं, उनका स्वागत करते हैं। और लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर नूंह जिले में कांग्रेस के 3 विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें नूंह की विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा कि सरकार ने लूटने की नीयत से सैकड़ों करोड़ रुपए की मार जनता को मारी है। पेट्रोल डीजल से लेकर परचून का सामान कई गुना महंगे हो गए हैं। वहीं पुराना से विधायक मोहम्मद इलियास ने कहा कि महंगाई में आमजन का जीना दुश्वार हो गया है। महंगाई के इस दौर में गुजारा करना भारी हो रहा है। वह फिरोजपुर छिरका से विधायक मामन खान इंजीनियर ने कहा कि सरकार ने अच्छे दिन लाने का जनता से वादा किया था, लेकिन दिन रात हर चीज के दाम बढ़ाकर जनता को गरीबी की तरफ धकेलने का काम किया जा रहा है। हैं कि इस सरकार ने लूटने के उद्देश्य से कई लाख करोड़ का टैक्स जो है इकट्ठा करके और जनता के ऊपर मार मारी है। आज हम इस सरकार के खिलाफ किसानों से लेके किराना से लेके सब्जी, गैस, पेट्रोल, डीजल सभी वस्तुएं महंगी हुई हैं। पूरे घर की व्यवस्था का बजट
बिगड़ चुका है। बाकी सब्जियां हैं, सब्जियों में भी डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल होता है। भाई खेत बोते हैं और पानी भराते हैं, तो ये हर चीज़ पे इसका इम्पैक्ट है महंगाई का। आप ये लगा लो कि अब 1 अप्रैल से इन्होंने जो टोल टैक्स बढ़ाया है 17-18%, मेरे ख्याल से काफ़ी 600-700 करोड़ रुपए का फर्क पड़ेगा पूरे देश में टोल टैक्स से। ये महंगाई और क्या है? इस तरह से आम आदमी की कमर तोड़ दी है महंगाई ने कि आम गरीब आदमी कमाता तो है 350 से 500 रुपए और उसका खर्चा आता है 1000 रुपए। और देश के अंदर, प्रदेश के अंदर विकास कराएंगे, गरीबी दूर भगाएंगे। लेकिन उनमें से आज तक ये सरकार किसी भी वादे पर जो है सही मायने में पूरा नहीं उतर सकी। चाहे वो मरकज की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो डीजल की बात हो, चाहे वो रसोई गैस की बात हो, चाहे वो आम आदमी की जो रोजाना जैसे नींबू की बात आई, सब्जियों की, फलों की बात आई, कोई भी खाने की चीज़ जो आम आदमी, आम खास को जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है उनकी बात हो, आज उनका जो है उपलब्ध होना भारी हो रहा है। महंगाई के कारण इन्होंने गरीब और अमीर की जो है वो कमर को तोड़ कर रख दिया है। और वहीं पलवल जिले में मनरेगा घोटाले को लेकर एक के बाद एक परतें खुलती चली जा रही हैं। इसी कड़ी में पलवल के गांव राना में भी ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के सरपंच और उसके कुछ साथियों ने मनरेगा योजना का गलत तरीके से लाभ उठाया है, जिसकी शिकायत उन्होंने जिला प्रशासन को देकर जांच की मांग की है। पलवल जिले में मनरेगा घोटाले के मामले निकलकर सामने आने लगे हैं। पलवल के रहराना गांव में भी मनरेगा घोटाले का मामला सामने आया है और ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं कि मौजूदा जो सरपंच था उसने लगभग 44 लाख रुपए का घोटाला किया है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने बताया कि जिन मजदूरों ने वहां पर काम नहीं किया था उनके खाते में भी पैसे डाले गए और उनसे जबरन वह पैसा उनके खातों से निकलवा लिया गया, जो कि सरपंच के साथ थे उन लोगों ने निकलवाया है। परंतु जब इस बारे में सरपंच पिस्ता देवी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इसमें पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र के तौर पर इसको बताया गया है और ये कहा है कि जब तक इस मामले की पूरी जांच नहीं की जाएगी, जब तक राजनीतिक षड्यंत्र के तौर पर पूरी तरह से लोग आरोप लगाते रहेंगे, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो पिछले 5 साल में काम किया है वह पूरी तरह से लेखा जोखा उनके पास है और उसको लेकर उन्होंने पूरी तरह से जनता के जो वायदे थे वह पूरे किए हैं और बताया है कि जो घोटाले उनके ऊपर लगाने का आरोप कुछ लोग कर रहे हैं वह राजनीतिक षड्यंत्र है। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज़, पलवल। और आरटीआई के माध्यम से हुए खुलासे में पता चला कि पूर्व विधायक और उनके परिवार सरकार से पेंशन के रूप में करोड़ों रुपए ले रहे थे। पानीपत में आरटीआई कार्यकर्ता पीपी कपूर को आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक 275 पूर्व विधायक और 128 पूर्व विधायकों के परिवार एक साल में करीब 29 करोड़ बतौर पेंशन ले रहे हैं। सबसे ज्यादा मासिक पेंशन लेने वाले में पूर्व विधायक कैप्टन अजय सिंह यादव का नाम सबसे ऊपर है, जो 2,38,100 रुपए पेंशन ले रही हैं। वही फैमिली पेंशन के तौर पर पूर्व सीएम भजन लाल की विधवा जसमा देवी को हर महीने 99,619 रुपए पेंशन ले रही हैं। विधानसभा सचिवालय से हमें जो पूर्व विधायकों की पेंशन के बारे में अभी 7 अप्रैल को जो सूचनाएं मिली हैं आरटीआई में, वो बड़ी चौंकाने वाली सूचनाएं हैं। इसके मुताबिक हरियाणा के जो 275 पूर्व विधायक एक्स एमएलए, उनको करीब 29.5 करोड़ रुपए की सालाना की पेंशन मिलने लग रही है। इसमें सर्वाधिक जो पेंशन है कैप्टन अजय सिंह यादव जो रेवाड़ी से एक्स एमएलए हैं, उनको 2,38,100 रुपए की पेंशन मिलने लग रही है। इसके अलावा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो हरियाणा के पूर्व सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनको करीब 2.25 लाख रुपए की पेंशन मिलने लग रही है। पूर्व सीएम चौधरी भजन लाल की जो विधवा हैं मैडम जसमा देवी जी, उनको 1 लाख रुपए की पेंशन मिलने लग रही है बतौर विधवा होने के नाते। वो एक बार आधिकारिक यात्रा में अमेरिका गए तो उस वक्त क्लिंटन राष्ट्रपति थे, तो किसी ने कहा आप 2 सेंटेंस। सोनीपत की पश्चिमी यमुना नहर से अनिल गुप्ता उर्फ सिटू का शव पुलिस ने ढूंढ लिया और शव को कब्जे में लेकर सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए लगाया गया। परिजनों ने जहां हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से न्याय की मांग की है, तो वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है।
सोनीपत के कांग्रेस नेता अनिल गुप्ता उर्फ सीटू की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी और उसके बाद कई दिनों तक जद्दोजहद में पुलिस लगी रही। आखिरकार सोनीपत पुलिस ने अनिल गुप्ता का शव नहर से बरामद किया है और शव को कब्जे में लेकर नागरिक हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि उसकी हत्या हुई है, लेकिन पूरे मसले को लेकर पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जिस हत्याकांड मामले में पीड़ित परिवार वालों ने पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए हैं, पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस मामले को दबाना चाहती है। वहीं कमालपुर के सरपंच जगदीश ने बताया कि जिस हत्याकांड को लेकर करनाल के फुआरा चौक पर 14 अप्रैल को 36 बिरादरी की मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। जस हत्या मामले में अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पीड़ित परिवार द्वारा लगातार पुलिस पर सवालिया निशान लगाते हुए मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की जा रही है। पीड़ित परिवार का कहना है कि हत्या के लगभग 6 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस इस पूरे मामले पर कुछ भी स्पष्ट नहीं कर पाई है। बात अगर करनाल पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया की जाए तो उनका कहना है कि यह मामला बेहद गंभीर है और पुलिस इस पर गंभीरता के साथ जांच कर रही है ताकि किसी भी निर्दोष को सजा न मिल जाए। उन्होंने लोगों से और सोशल मीडिया से अपील करते हुए कहा है कि इस पूरे मामले पर किसी भी प्रकार की भ्रांतियां ना फैलाई जाएं। करनाल से गुरदेव सिंह गिल, इंडिया न्यूज। महेंद्रगढ़ में सीएम फ्लाइंग सीआईटी और शिक्षा विभाग की तरफ से किताबों की दुकान पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में एनसीईआरटी की नकली किताबें बरामद हुई। एनसीईआरटी की नकली बुक रखने इस सूचना पर मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की टीम की तरफ से की गई थी। और वही चोर की दादुरी में बिजली किल्लत से परेशान गांव छपार के ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और महिलाओं की अगुवाई में पावर हाउस में जमकर बवाल भी काटते हुए पावर हाउस का पर ताला जड़ दिया गया। इस दौरान बिजली कर्मचारियों को बाहर खड़ा करते हुए रोष प्रदर्शन भी किया गया। ग्रामीणों ने सरकार को चेतावनी दी कि समाधान होने तक वे पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि बाद में उच्च अधिकारियों के फोन पर मिले आश्वासन पर ग्रामीणों ने ताला खोला। और रेवाड़ी में सीएम फ्लाइंग की छापेमारी से उस वक्त हड़कंप मच गया जब सीएम फ्लाइंग टीम ने बस स्टैंड के पास एक गाड़ी को रोककर उससे नकली किताबों का जखीरा बरामद किया। जानकारी के मुताबिक कार में एनसीईआरटी की नकली किताबें भरी थी। नकली किताबों की जांच के लिए सीएम फ्लाइंग ने दिल्ली से एनसीईआरटी की टीम को मौके पर बुलवाया। मौके पर पहुंचे एंटी पायरेसी सेल के चेयरमैन विपिन देवान ने बताया कि ये किताबें नकली हैं और उन पर जो स्याही लगी है उससे कैंसर होने का खतरा है। आपको बता दें कि किताबें रोहतक से रेवाड़ी लाई जा रही थी, जहां से अलग अलग दुकानों पर नकली किताबों की डिलीवरी की जानी थी। कार्रवाई की है। इन्होंने इसके अंदर बहुत ज़्यादा अलर्टनेस दिखाई है कि ये जो नकली किताबों का इतना बड़ा जखीरा आपके सामने है, ये इन्हीं लोगों की मेहनत का नतीजा है। हमारे पास जैसे ही टेलीफोन आया तो हम लोग यहाँ आए और हमने चेक किया और पाया कि ये किताबें बिना वाटरमार्क के हैं और इनके अंदर इवन जो कागज़ लगा हुआ वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का लगा हुआ। ये किताबें न केवल बच्चों के लिए हार्मफुल हैं क्योंकि कागज़ जो है इसके अंदर बहुत घटिया किस्म का और जिस तरह की छपाई है वो बच्चों की सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। इनफैक्ट एनसीईआरटी की तरफ से हमें ये मुख्यमंत्री जी के जो उड़न दस्ता है इसका हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। इधर पूरे हरियाणा के बच्चों को इनको धन्यवाद देना चाहिए जिस तरीके से इन्होंने कार्रवाई की है इस इशू के अंदर। और जींद के हाटवा गांव में बंद हो चुके 1000 के नकली नोटों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ। एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस ने हाटवा गांव में छापेमारी की, जहां से पुलिस को करीब 8 करोड़ रुपए की पुरानी करेंसी बरामद हुई। साथ ही पुलिस ने मौके से रंगीन फोटो स्टेट की बड़ी मशीन, नोट काटने वाला कटर, पेपर के रोल और इंक के डिब्बे बरामद किए हैं। पुलिस ने नकली नोट छापने के आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है और पुलिस चारों आरोपियों से गहन पूछताछ में जुटी हुई है कि आखिर बंद हो चुके 1000 के पुराने नोट क्यों छापे जा रहे थे और इन नोटों को कहां चलाया जा रहा था और किसकी शह पर पुराने नकली नोटों का कारोबार किया जा रहा है।
जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से शिव दुर्गा विहार में एक वकील के घर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान घर से मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद किए गए। बरामद फोन सिम, कुछ दस्तावेज और लैपटॉप को सील कर दिया गया है। इस दौरान आस पड़ोस के लोगों को भी घर के अंदर रहने के लिए बोला गया है। हालांकि कुछ देर बाद उन्हें बाहर निकलने की भी छूट दे दी गई। पड़ोसियों की माने तो शिव दुर्गा बिहार के एक एच ब्लॉक के में मोइनुद्दीन अंसारी का घर है। वकील मोइनुद्दीन अंसारी पिछले 24 साल से अपने परिवार के साथ इसी मकान में रहते हैं और दिल्ली, साकेत और पटियाला कोर्ट में वकालत भी करते हैं। एसआईए की टीम हरियाणा और दिल्ली पुलिस के साथ पहुंची थी। वहीं परिवार के लोगों के साथ पूछताछ भी की गई है। हालांकि किसी भी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर की एसआईए के साथ में दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस की तरफ से फरीदाबाद के शिव दुर्गा बिहार में एक रेड की गई थी और एक जो वकील बताए जा रहे हैं मोइनुद्दीन अंसारी, उनके घर पर वो जम्मू कश्मीर की पुलिस पहुंची थी। और हम उसी एरिया में, पहले मैं आपको तस्वीर यहाँ की दिखा देता हूँ कि देखिए ये जो दुकान है, यहाँ ये जो तमाम लोग बैठे हैं, ये उन वकील साहब के मोइनुद्दीन जो हैं उनके पड़ोसी हैं। लेकिन जिस तरह से चर्चा इस बात को लेकर थी कि क्या टेरर फंडिंग को लेकर कोई जाँच की गई है, और आपको मैं उनके मकान की भी दिखा देता हूँ कि आखिर मकान जिसमें वो पुलिस पहुंची थी और यहाँ उन्होंने करीब 6 घंटे के करीब जो यहाँ पूछताछ की है जम्मू कश्मीर की एसआईए स्टेट जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसकी तरफ से। तो आप ये देखिए जहाँ वकील साहब रहते हैं वो मोइनुद्दीन, उनका ये मकान है और यहीं पुलिस लगातार सुबह 6 बजे, जिस तरह से बताया जा रहा है कि पुलिस पहुंच चुकी थी यहाँ, और 6 बजे से करीब 4:30 बजे तक यहीं रही है। और जो जानकारी सामने आ रही है उसमें जो तमाम कुछ दस्तावेज हैं, लैपटॉप, मोबाइल और ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपने साथ कलेक्ट करके सील बंद लिफाफे में उसको लेकर जो एसआईए है वो अपने साथ लेकर गई है। आखिर मसला क्या है, किस लिए आई थी, क्या पूछताछ हुई है, ये अभी देखना बाकी है, क्योंकि अभी किसी भी एजेंसी की तरफ से कोई ऑथेंटिक बयान नहीं आया है। लेकिन जो पड़ोसियों का कहना है वो यही है कि पुलिस यहाँ पहुँची थी और कम से कम 20 के करीब जवान और जो कि हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस और वहाँ की जो एसआईए की टीम थी वो यहाँ रुकी है और उनकी तरफ से कुछ छानबीन की गई है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम में भी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। देखिए हमारे सहयोगी संजय राठौर की ये खास रिपोर्ट। आसमान से बरस रही आग के बीच कहीं ना कहीं लोगों के जीवन पे सीधा असर पड़ रहा है। आज की टेम्परेचर की मैं बात करूं तो अभी जो टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस है और जो मैक्सिमम जाएगा करीबन 43 डिग्री तक जा सकता है। इसी बीच कहीं ना कहीं आम जनता के लिए परेशानी बढ़ रही है। बढ़ती गर्मी के साथ साथ अब लोग पेय पदार्थ का जो सेवन कर रहे हैं, गन्ने का रस या फिर पानी या इस तरीके के जो चीज़ है वो पी के अपनी प्यास बुझा रहे हैं। जिस तरीके से लगातार बढ़ती गर्मी के बीच मात्र एक यही सहारा है और इसी के चलते डॉक्टरों की माने तो उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि बढ़ती गर्मी के बीच जितना हो सके पानी ज़्यादा पिएं और पेय पदार्थ हैं उनका सेवन करें। जिस तरीके से लगातार मौसम विभाग की भी माने तो अगले कुछ दिन जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ेगा और साथ ही साथ जो लू है, गर्म हवाएं वो भी चल सकती हैं। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज। उत्तर भारत में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते आम जनजीवन प्रभावित होता दिख रहा है। दिन चढ़ने के साथ लू चलने लगती है और बाजारों में आवाजाही कम हो जाती है। उत्तर भारत में इन दिनों गर्मी कहर बरपा रही है और पिछले कुछ दिनों से दोपहर के समय में लू भी चलने लगी है। जैसे जैसे पारा चढ़ता है गर्मी ज़्यादा होने लगती है और बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हरियाणा सरकार और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। लोगों से अपील की गई है कि अगर ज़रूरत ना हो तो वे दोपहर के समय में बाहर ना निकलें। यदि वे बाहर निकलते हैं तो अपने आप को पूरे तरीके से कवर करके और ढक कर ही निकलें। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि गर्मी और लू से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें। वहीं बात मौसम विभाग की करें तो उनका कहना है कि अभी गर्मी और लू कुछ दिन तक और इसी तरीके से सताने वाले हैं। अमन कपूर, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, अंबाला। और इसी के साथ 22 जिले 22 खबर में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।